नमस्कार दोस्तों, जगू का जेके हब की करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कल हम टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पाए और वैसे कल का हमारा जो टॉपिक था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का था। करंट अफेयर का एक मुद्दा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी का आपका 2 दिन का जो करंट होगा न्यूज़पेपर का वो आगे वाले पेपर में दे दिया जाएगा, क्योंकि बीच बीच में कोई भी मुद्दा है उसको भी हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस टॉपिक की अगर आप बात करो तो ये सभी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, सभी परीक्षाओं से। हर परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है, छोटा मोटा कोई भी परीक्षा में कोई न कोई क्वेश्चन इसका आएगा। पूनम गुड मॉर्निंग, पृथ्वीराज मीणा गुड मॉर्निंग, विनोद नमस्कार, रंजीत सिंह नमस्कार, नरेश रेसवाल गुड मॉर्निंग, हरपुल सिंह गुड मॉर्निंग, अभय कुमार गुड मॉर्निंग, आरुषि चौधरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए जिससे हम शुरू कर सके। मैं 2-3 मिनट आपसे बात करते हुए शुरू करूंगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। और आरुषि, रचना मीणा, रोहिणी छिनसिनवार, महेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग रोहिणी, गुड मॉर्निंग रचना और महेंद्र सिंह, सभी को नमस्कार मेरा। जल्दी जल्दी आप जुड़ जाइए और कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई समाधान सुझाव हो, वो भी आप मेरे को बता दीजिए जिससे मैं आगे और कर सकूं। सुरेंद्र मीणा निठार नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हेमराज मीणा नमस्कार, सुरेंद्र मीणा नमस्कार, सभी को मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक, तबीयत एकदम बढ़िया है, तबीयत ठीक है। आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखें और कोरोना का बिल्कुल ध्यान रखें, बीच में लापरवाह न हो जाएं। ठीक है, लापरवाह न हो जाए कोई भी हाल में। खुशबू शर्मा नमस्कार, अंजलि शर्मा नमस्कार, हेमराज मीणा नमस्कार, इशिता JRF इशिता शर्मा, जय श्री कृष्णा, मनोज कुमार सर को मेरा बिल्कुल बहुत बहुत आशीर्वाद, गजराज यादव गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, पीसी नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन आपका। अब मैं शुरू करूंगा क्योंकि टाइम हो गया। अब शुरू करूंगा। तो किरण चौधरी गुड मॉर्निंग, बस लास्ट जल्दी। तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। हमारी ये सुबह की 8 बजे की करंट अफेयर की क्लास है। करंट अफेयर की क्लास को हम में ही एक मुद्दा ला रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये हर परीक्षा में पूछा जाएगा। बाकी का आपका 2-3 दिन का जो करंट है वो मतलब क्योंकि कल की क्लास वैसे रहेगी, आज वैसे, तो उसका करंट आपको अगली क्लासों में सब में डाल देंगे। ठीक है, तो सभी को अब आप शुरू करें। अब मैं आपसे लास्ट में ही 10 मिनट बात करूंगा, अब बात नहीं करूंगा। सुगन मीणा, बनियाराम मीणा, कुसुम परेटा, मनोज कुमावत, सुरेंद्र मीणा, ठीक है, ये सभी को सुरेंद्र मीणा, सभी को मेरा नमस्कार। अब आप सुने, देखिए पहला नंबर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा, वैसे ही ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा एक्चुअली ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है। बिल्कुल क्लियर है क्या? ज्ञान को प्राप्त करने का साधन शिक्षा है। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान का तात्पर्य होता है कि जो रियलिटी है, वास्तविकता है, वो क्या होता है? ज्ञान है। रियलिटी है, जो वास्तविकता है, जो अकाट्य है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, वो क्या है? ज्ञान है। अब आप कहोगे सब ये क्या चीज हुई? ये ऐसे हुई कि जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको किताबों का अगर सही ज्ञान है तो आप सक्सेस हो जाओगे। अगर आपको कोचिंग का सही ज्ञान है तो सक्सेस हो जाओगे। टीचर का सही ज्ञान है तो सक्सेस हो जाओगे। दोस्तों का सही ज्ञान है तो सक्सेस हो जाओगे। तो एक्चुअली हमें कोई डिसीजन हमारा गलत होता है, सही ज्ञान अज्ञान की वजह से ही होता है। तो एक ज्ञान तक हमें ले जाती है, वो कौन ले जाती है? एजुकेशन ले जाती है। तो ज्ञान साध्य है, तो ज्ञान साधन है, तो ज्ञान उसको प्राप्त करने का क्या है? साध्य है।
ठीक है, ज्ञान उसको प्राप्त, शिक्षा उसको प्राप्त करने का क्या है, साधन है। अगर ज्ञान साध्य है तो ये शिक्षा उसको प्राप्त करने का साधन है। तभी आपको आज के परिप्रेक्ष्य में गांव-गांव में कहा जाता है कि अब एजुकेशन होनी जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन नहीं होनी है तो वो कोई भी व्यक्ति सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाता। ठीक है, तो ये इसको सही ढंग से चलाने वाली जो नीति है उसको हम शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं, जो देश में समय समय पर बनती रही है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, तो आप आ जाइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पहले बता रहे हैं। मैंने जो अभी बोला वही बात आ रही है, ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम ही क्या है, शिक्षा। ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम ही क्या है, शिक्षा। अतः ज्ञान क्या है, साध्य, और शिक्षा उसको प्राप्त करने का क्या है, साधन। ठीक है, अतः साधन जितना मजबूत और पवित्र होगा उतना ही हमारा ज्ञान क्या होगा, मजबूत होगा। मैंने अभी भी जो बातें बोली वो सारी बात है, ज्ञान तभी संभव है जब आपका साधन क्या हो, मजबूत हो। ज्ञान तभी मजबूत है, तभी संभव है जब हमारा साधन क्या हो, मजबूत। तो मैंने क्या बोला, ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम क्या है, शिक्षा। अतः ज्ञान क्या है, साध्य, तो शिक्षा उसको प्राप्त करने का क्या है, साधन है। क्या है, साधन। बिल्कुल क्लियर है। अब आइए, अतः साधन जितना मजबूत होगा, पवित्र होगा, उतना ही ज्ञान हमारा क्या होगा, मजबूत। अगर हमारी एजुकेशन बेस्ट होगी ना तो ज्ञान हमारा उतना ही मजबूत होगा और हम नए शिखर पर पहुंचेंगे। ठीक है, आगे। और एक सभ्य समाज और राष्ट्र की नींव पड़ेगी। जब ज्ञान अच्छा होगा तो सभ्य समाज और राष्ट्र की क्या पड़ेगी, नींव। इसलिए शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए आधारभूत तत्व है। शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए क्या है, आधारभूत तत्व है। आधारभूत तत्व है। बिल्कुल क्लियर है, ये पूरा का पूरा बिल्कुल क्लियर हो गया। आधारभूत तत्व है। इस आधारभूत तत्व की, ध्यान दीजिएगा, इस आधारभूत तत्व की बेहतरी के लिए एक व्यापक और रचनात्मक नीति की आवश्यक है। मतलब जैसे एजुकेशन की बेहतरी के लिए एक रचनात्मक और आपकी व्यापक शिक्षा नीति की क्या होती है, जरूरत होती है। एक शिक्षा, और जो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है और डायरेक्शन देती है। बिल्कुल क्लियर है। तो इसके लिए शिक्षा की जरूरत है। ठीक है, प्राचीन काल में चीजें देखिए, प्राचीन काल में शिक्षा का उल्लेख वेदांग में किया गया है। वेदांग में किया गया। अब मैं बोलूंगा, वेद का तात्पर्य ज्ञान। वेद का तात्पर्य क्या है, ज्ञान। सुनना, वेद का तात्पर्य क्या है, ज्ञान। ज्ञान के भंडारी क्या है, वेद हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब वेदों को सही समझने के लिए जो अंग बताए गए हैं, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए जो अंग बताए गए हैं वो कौन से, वेदांग। कौन से, वेदांग। वेदांग कौन हो गए, कल्प, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा। 6 छंद थे। एक कल्प था, एक छंद था, एक ज्योतिष था, एक व्याकरण था, एक निरुक्त था और एक शिक्षा थी। ठीक है, इसमें एक 6 में से एक वेदांग में क्या है, शिक्षा है। तो शिक्षा ज्ञान को प्राप्त करने का यहां भी क्या है, साधन है। ठीक है, अब आप ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के 2 रूप हैं। शिक्षा के कितने रूप हैं, 2। एक मात्रात्मक और एक कौन सा, गुणात्मक। मात्रात्मक और कौन सा, गुणात्मक। मात्रात्मक शिक्षा और एक कौन सी शिक्षा होगी, गुणात्मक। मात्रात्मक शिक्षा साधन है। साधन कैसे, जैसे हम डिग्रियों की शिक्षा ले रहे हैं, डिग्रियों की जो शिक्षा ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, डिग्री की जो शिक्षा ले रहे हैं वो कौन सी है, मात्रात्मक शिक्षा क्या है, साधन है। मतलब जो हम डिग्री ले रहे हैं वो मात्र एक साधन है, और गुणात्मक शिक्षा साध्य है। यानी हम जो हमारे को व्यवहारिक नॉलेज है वो तो क्या है, साध्य, तो वो तो गुणात्मक शिक्षा है। और केवल डिग्री है वो कौन सी है, मात्रात्मक शिक्षा। तो अगर अपन आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम केवल एजुकेशन को नौकरी के लिए प्राप्त कर रहे हैं, तो केवल ये मात्रात्मक शिक्षा हो गई, डिग्री होगी, केवल क्या हो गई, डिग्री होगी, न कि हमारा ज्ञान। अब कई बार आपके पास डिग्री भी रहे तो कोई मतलब नहीं है, डिग्री से ही जीवन नहीं है। तो गुणात्मक शिक्षा तो क्या आपको जीवन प्रदान करती है, और मात्रात्मक शिक्षा केवल साधन प्रदान करती है। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में भी, मतलब सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था, बोलो, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था हमारा। कौन सा था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय में भी गुणात्मक शिक्षा प्रबल था। वहां तक्षशिला विश्वविद्यालय का उद्देश्य था कि क्या था, सर्वांत सुखांत न की उपाधि, कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सबको सुख दे, न कि उपाधि, डिग्री न दे।
मतलब कहने बोला शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना ही नहीं है, बल्कि सबको सुख देने वाली शिक्षा हो जो जीवन में क्या आए, काम आए, यही आपका सुख शिक्षा है। तो बोलो सर्वांत सुखांत न की उपाधि, सर्वांत सुखांत न की उपाधि। अब हम बात कर सकते हैं, अतः वर्तमान शिक्षा नीति में गुणात्मकता और रचनात्मक शिक्षा यानी रटन से मुक्ति पर क्या दिया गया बल, क्योंकि आपने देखा हो तो हमारी जो शिक्षा है वो आज कौन सी होगी, डिग्रियों की शिक्षा है। के साहब मैं तो एमए हूं, मैं बीएड हूं, ज्ञान कुछ है नहीं, तो हमें ज्ञान से मतलब नहीं है, ज्ञान से मतलब है, डिग्री से मतलब नहीं होना चाहिए। आज भारत के पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन भारत सारे संसाधनों के बावजूद विकसित देश कैसे नहीं हुआ, इसका मूल कारण है हमारी एजुकेशन। एजुकेशन में हमारा क्या रटंथ पर क्या है, बल है, डिग्रियों पर बल है। जैसे आज हमारे कंपटीशन में फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी आप खुद बहुत से लोग पूछ रहे हो साहब मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा, मेरे साहब आपको फैक्ट चाहिए, क्योंकि आपके परीक्षा में कौन से पूछे जा रहे हैं, फैक्ट पूछे जा रहे हैं। तो जो भी अपन कंसेप्ट की बात करते हैं तो कोई भी उसको पढ़ना नहीं चाहता। तो आज की जो शिक्षा है वो केवल कौन सी होगी, फैक्चुअल होगी, मतलब कौन सी होगी, डिग्री। अतः हमें वर्तमान में गुणात्मक और रचनात्मक शिक्षा पर बल देना चाहिए, और गुणात्मक और रचनात्मक शिक्षा के लिए ही हम नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं। ठीक है, अब आइए स्वतंत्रता के उपरांत शिक्षा पर कैसे कैसे बल दिया गया, ये अब मैं एक बीच में बात बोलूंगा जो आपकी शंका का समाधान कर दूं। कोई भी परीक्षा हो सबके लिए ये उपयोगी क्लास है। कोई भी आरएस हो, सब इंस्पेक्टर हो, कॉलेज हो, व्याख्याता हो, स्कूल व्याख्याता हो, चाहे आपका सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, ग्राम सेवक हो, ऑल एग्जाम के लिए बोल रहा हूं, ऑल एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। सब में कहीं न कहीं आपका क्वेश्चन कोई न कोई अटकेगा, ये ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल क्लियर है क्या, ये आपको देखिए। तो देखिए आजादी के बाद एजुकेशन में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चीजें हुई, वो आपको देखनी है, सब जीके का पार्ट है। अब देखिए सबसे पहले आजाद होते ही एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना आजादी के बाद 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना। बिल्कुल क्लियर है क्या, सब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन नाम से, डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में। तो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग भी इसको बोलते हैं। बिल्कुल क्या हो गई, राधाकृष्णन आयोग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसने क्या रिकमेंडेशन दी कि शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाओ, शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाओ। एक विश्वविद्यालय को कंट्रोल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाओ। क्या बनाओ, आयोग बनाओ। ये दो महत्वपूर्ण इन्होंने मतलब रिकमेंडेशन दी। फिर बोल रहा हूं हम 1947 में आजाद हुए, 47 में आजाद होते ही हमारे यहाँ पे एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राधाकृष्णन को। डॉक्टर राधाकृष्णन को 1948 में अध्यक्ष बनाया गया, और उन्होंने कहा कि शिक्षा को हमें समवर्ती सूची का विषय बनाना चाहिए, और एक विश्वविद्यालय को कंट्रोल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है क्या। अब मैं वापस बोल रहा हूं, शिक्षा को क्या बनाना चाहिए, समवर्ती सूची का विषय। अब देखिए पहले शिक्षा कौन सी सूची का विषय था, राज्य का। शिक्षा राज्यों का विषय था, किसका विषय था, राज्य। ये कह रहे समवर्ती सूची का विषय बढ़ाओ, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया। अतः वर्तमान में शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का है। और समवर्ती सूची का जो विषय होगा उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, केंद्र और राज्य को, दोनों को होगा। अब मैं बोलूंगा वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती का। समवर्ती पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो केंद्र और राज्य को। समवर्ती का सूची का विषय वो कब बना, तो 1976। और कौन से संशोधन के द्वारा बना, तो 42वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन किस वजह से हुआ, तो राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट थी कि शिक्षा को राज्य से क्या बनाओ, समवर्ती सूची का विषय बनाओ। तो ये पूरा रिकॉर्ड हो गया। विश्वविद्यालयों को कंट्रोल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात किसने कही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात किसने कही, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। किसने बात कही, बोलो, राधाकृष्णन ने। और कब बना ये आयोग, तो 1956 में बना। कब बना, 1956। अब मैं बोलना चाह रहा हूं आपको, 1956 में यह आयोग बना ना, 1956 में यह आयोग बना। बिल्कुल क्लियर है। अब वर्तमान में जो शिक्षा नीति आ रही है ना, उसमें इसको खत्म करने की बात चल रही है।
तो ये कंसेप्ट है। तो आप पहले वाला पढ़ोगे तभी वर्तमान वाला समझ में आएगा। बाद में 52 में एक माध्यमिक शिक्षा आयोग बना। कौन सा? माध्यमिक शिक्षा का। वो कॉलेज वाला था और ये कौन सा था? माध्यमिक शिक्षा 1952। बिल्कुल क्लियर है। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, जिसका अध्यक्ष कौन था? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिसको आप मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। अब इसने क्या बोला? इसने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन पर बल दिया और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए बात कही। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन पर बल दिया और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात कही गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाने की बात कही। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमारे राजस्थान में 1957 में बना। 1957 में, जिसका अजमेर में मुख्यालय है। अजमेर में क्या है? मुख्यालय, जो माध्यमिक शिक्षा को कंट्रोल करता है। तो माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय बोर्ड आपका कब बना? 1957 में, और जिसका मुख्यालय कहां पर है? अजमेर, और जिसके आजकल अध्यक्ष कौन है? डीपी जारोली। तो ये इन्होंने रिकमेंडेशन की। अब इन्होंने बहुउद्देशीय स्कूल की बात कही कि जो हमारी एजुकेशन है वो केवल एक ही कॉन्सेप्ट में ना हो कि केवल डिग्री दे दे, केवल डिग्री देने वाली ही हमारी स्कूल ना हो, बल्कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट की एजुकेशन दे। ओवरऑल डेवलपमेंट की एजुकेशन की बात कौन करता है? तो माध्यमिक शिक्षा या मुदालियर आयोग करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात समझ गए होंगे। जैसे आप वनस्थली विद्यापीठ है, निवाई की वनस्थली विद्यापीठ है, तो वनस्थली विद्यापीठ क्या बात करती है? बोलो। तो वनस्थली विद्यापीठ यही तो बात करती है, ध्यान दीजिएगा, क्या कि बहुउद्देशीय शिक्षा, वहां पे पंचमुखी शिक्षा है, वहां पे बालिकाओं का हर दृष्टिकोण से क्या किया जाता है? डेवलपमेंट किया जाता है, जिनसे उनका व्यक्तित्व क्या होता है? बढ़िया होता है। तो यह बहुउद्देशीय स्कूल की बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा जो है, मतलब जो माध्यमिक शिक्षा, उसकी अवधि कितने वर्ष की होगी? 7 वर्ष की। यानी माध्यमिक शिक्षा की टोटल अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए। जैसे 6ठी से लेकर के अपन कौन सा 12वीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बात कही। कौन सा? मुदालियर आयोग। बाद में 64 में दौलत सिंह कोठारी आयोग आया। कौन सा? दौलत सिंह कोठारी आयोग। मेघराज मीणा, मैंने आपको कहा आर्थिक समीक्षा की पीडीएफ केवल ऐप पर ही मिलेगी, केवल ऐप पर ही मिलेगी, केवल ऐप पर, के ऐप के सिवा कहीं नहीं मिलेगी, कोई को कभी भी नहीं देनी, ऐप के सिवा कभी भी नहीं मिलेगी, ऐप पर ही मिलेगी। देखिए, शिक्षा आयोग, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी 1964, दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता में 1964 में कोठारी आयोग, शिक्षा आयोग बनाया गया। कौन सा? शिक्षा आयोग बनाया गया, ठीक है, शिक्षा आयोग बनाया गया। बिल्कुल क्लियर है। शिक्षा आयोग, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। अब देखिए, दौलत सिंह कोठारी ने क्या बात कहा? इसने समग्र शिक्षा के बारे में बात कही। मतलब ये कौन सा है? बोलो। कोठारी आयोग बोलते हैं इसको। कौन सा? कोठारी आयोग बोलते हैं। कोठारी आयोग इसको बोलते हैं। आपने कौन सी क्लास ले रखी है? बाकी और क्लास तो मैंने ले रखी है। देखो, ये हम जो ऐप पर है वो सभी में डाल रहे हैं। मतलब आरएस में हम डाल रहे हैं, एसआई में हम डाल रहे हैं, कॉलेज में हम डाल रहे हैं, मतलब कॉलेज में हम डाल रहे हैं, आपका इंडिया जीके में हम डाल रहे हैं। तो जो आपने ले रखा उसमें लगभग होगा, आप किसकी तैयारी करो उसमें होगा। देखिएगा, शिक्षा आयोग में दौलत सिंह कोठारी 1964 में आए। 1964 में उन्होंने, इसको कोठारी आयोग बोलते हैं। ये समग्र शिक्षा की बात करते हैं, समग्र। अब देखो, राधाकृष्ण आयोग ने किसके लिए बात की? बोलो। राधाकृष्ण आयोग ने बात की यूनिवर्सिटी वगैरह की, यानी कॉलेजेस की। बाद में मुदालियर आयोग ने बात किसकी की? बोलो। मुदालियर आयोग ने बात की माध्यमिक शिक्षा की। कौन सी? माध्यमिक शिक्षा की। बिल्कुल क्लियर है, माध्यमिक शिक्षा की। अब जो दौलत सिंह कोठारी ने जो बात की है वो किसकी बात की है? बोलो। दौलत सिंह कोठारी ने जो बात की है वो समग्र शिक्षा की बात करी है। समग्र में 10+2+3, 10+2+3, बिल्कुल क्लियर है क्या? 10+2+3, और विषय विभाजन कक्षा 10 के बाद होने की बात की है। यानी समग्र शिक्षा में सब कुछ आ गया। कौन सी? नीचे वाली प्राइमरी भी आ गई, माध्यमिक भी आ गई, और कौन सी? जो आपकी कॉलेज भी आ गई। आप समझ गए होंगे। 10th हो, बाद में 12th हो, और बाद में 3 में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सारी बात कर रहे हैं। तो 10+2+3 की बात करी। और विषय विभाजन 10 के बाद होना चाहिए। कितने के बाद होना चाहिए? 10वीं के बाद आप विषय लेना होना चाहिए। अब देखो, यही चेंजेज आपको दिखाई देंगे।
अभी जो नई शिक्षा नीति आई है ना, उसमें विषय विभाजन 9वीं के बाद 9वीं से ही विषय विभाजन हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ चेंजेज आ रहे हैं। और 10+2+3 की जगह 5 स्टेप कर दिए। कितने स्टेप कर दिए? 5, जो आपको पता चलेगा। तो ये उसी का उल्टा होगा, किसका? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का। तो पहली शिक्षा नीति आपकी 1968 में इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे पहली शिक्षा नीति आपकी 1968 में इंदिरा गांधी ने बढ़ाई। इंदिरा गांधी ने पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी ने बढ़ाई और द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी ने बढ़ाई। कौन सी? राजीव गांधी ने। और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, मैंने क्या बोला? कोठारी की रिपोर्ट पर। कौन सी रिपोर्ट पर? कोठारी की रिपोर्ट पर। कोठारी ने कौन सी रिपोर्ट दी? 10+2+3 यानी समग्र शिक्षा पर क्या दिया? बल। इसी की रिकमेंडेशन पर पहली शिक्षा नीति बनी 1968 में, जो इंदिरा गांधी के द्वारा बनाई गई। बिल्कुल क्लियर है क्या? इंदिरा गांधी के द्वारा कब बनाई गई? 68 में। और सेकंड शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के द्वारा बनाई गई। और वो जब तक ये 20 वाली शिक्षा नीति लागू नहीं हो जाती ना, 20 वाली शिक्षा नीति लागू नहीं हो जाती, तब तक हमारे कौन सी शिक्षा नीति चल रही है? 86 वाली चल रही है। अब 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति समिति है। आचार्य राममूर्ति समिति बनाई गई। आचार्य राममूर्ति समिति 1990 और उसके आधार पे ये हमारी जो शिक्षा नीति जो 1986 वाली है, वो 92 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट पर संशोधित भी हुई। तो यहां तक आप आ गए। बिल्कुल क्लियर है क्या शिक्षा नीति का? बाद में आई प्रोफेसर यशपाल समिति। कौन सी? यशपाल। 1992-93 में कौन सी आई भाई? यशपाल समिति। इन्होंने कहा बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए। बिना बोझ की क्या होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए। बिना बोझ की शिक्षा की बात कौन करता है? यानी बस्ते वगैरह का बोझ, एग्जाम्स का बोझ, ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो प्रोफेसर यशपाल समिति ने कही। बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप बना 2005 में। जो आजकल हमारा जो पाठ्यक्रम है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 पर ही आधारित है। नेशनल मतलब फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको, सिलेबस का फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो वो अध्यक्ष है ना, उसके कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। अब जो 2005 का हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप बना है या पाठ्यचर्या प्रारूप बना है, उसमें 3-4 बातों पर बल है कि रटंत मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। यानी हमारा जो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? रटंत से मुक्त होना चाहिए, वो व्यवहारिक शिक्षा वाला होना चाहिए और बिना बोझ की क्या होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए। और फिर हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया, जिसको राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं। और ये 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा की बात है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। ये दोस्तों हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री है एजुकेशन की। फिर बोल रहा हूं 1948 में सबसे पहले यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर राधाकृष्ण आयोग आया। बिल्कुल क्लियर है क्या? राधाकृष्ण आयोग की रिपोर्ट पर आपका शिक्षा को समर्थित सूची का विषय बनाया गया और यूजीसी की स्थापना हुई। बाद में मुदालियर आयोग आया। कौन सा? माध्यमिक शिक्षा के लिए कौन सा आया? मुदालियर आयोग। 52 में मुदालियर आयोग आया। अब मुदालियर आयोग की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वगैरह बने और 7 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा हुई, यह सब आया। और तीसरा बाद में कौन सा? कोठारी आयोग आया। कोठारी आयोग 64 में आया। उसने 10+2+3 की बात करी और समग्र शिक्षा पर बात करी। कोठारी की रिपोर्ट पर हमारे पहली बार एक एजुकेशन पॉलिसी बनी, दूसरी बार द्वितीय एजुकेशन पॉलिसी बनी। पहली इंदिरा गांधी के समय, दूसरी राजीव गांधी के समय। राजीव गांधी की एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनी, जो अब तक लागू है जब तक 20 वाली लागू न हो जाए। ठीक है, 86 वाली। बाद में प्रोफेसर यशपाल आए, उन्होंने कहा बस्ते का बोझ क्या होना चाहिए? कम। और बाद में मैंने कहा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 बना, जो बेसिकली प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में था। और शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बना, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को समग्र शिक्षा पर बल देख रखा है। बिल्कुल क्लियर है, ये टोटल आपकी बात है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में एक बार आ जाइए। हेमंत चौहान कह रहे हैं सर सूजस में आर्थिक समीक्षा नहीं दे रखी है। सर बजट ही तो, सूजस में तो बजट ही देगा, आर्थिक समीक्षा अलग चीज है। अब आइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में आ जाइए। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हमारे यहाँ पे एजुकेशन पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय काम करता है। अब इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। हमारा देश आजाद हुआ था तब उसका नाम था शिक्षा मंत्रालय, और हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम था। मौलाना
अबुल कलाम हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री था। ठीक है, 1986 में राजीव गांधी ने उसका नाम कर दिया मानव संसाधन मंत्रालय, और अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत मानव संसाधन मंत्रालय का नाम है ना वापस क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय। तो चीजें आप अथवा ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। पहले 2015 में टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। बिल्कुल क्लियर है क्या? टीएसआर सुब्रमण्यम समिति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन वो प्रतिवेदन अनुकूल नहीं था। तो पहले तो इस पर एक समिति बनाई जिसका नाम क्या था, टीएसआर सुब्रमण्यम समिति 2015। मतलब नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जिसका नाम क्या था, टीएसआर सुब्रमण्यम समिति 2015। लेकिन वो जो समिति की जो रिकमेंडेशन थी वो पसंद नहीं आई, तो उसको लागू नहीं किया। इसके उपरांत अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 2017 में। मैंने क्या बोला, सुब्रमण्यम समिति है ना, उसकी रिपोर्ट पसंद नहीं आई, तब सरकार ने कमेटी बनाई। कौन सी? के कस्तूरी रंगन 2017 में, जिसने अपना प्रारूप 2019 में क्या किया, प्रस्तुत, और इस प्रारूप को सार्वजनिक करके सुझाव मांगे हैं, और लाखों सुझाव आने के बाद इसका केंद्रीय कैबिनेट मोदी ने 29 जुलाई 2020 को नवीन प्रारूप को मंजूरी दे दी। अतः 34 वर्ष के बाद भारत में नई शिक्षा नीति का प्रारूप आया है। कितनी शिक्षा नीति का? 34 वर्ष समझ गए होंगे। 1986 में आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, राजीव गांधी वाली। अब वो कौन सी पद्धति पर आधारित थी? 10+2+3 पद्धति पर आधारित थी। अब देखिए इस शिक्षा नीति में क्या क्या बात आ रही है, वो आप देखिए क्या क्या चीज आएगी। पहली विशेषता, शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% हो रहा है। लगभग शिक्षा पर सरकार कितना, बजट का कितना पैसा खर्च करती है? 4.43। जीडीपी का कितना पैसा खर्च करती है? 4.43। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, 4.43। जीडीपी का 6% करने का लक्ष्य रखा है। एजुकेशन पर सरकारी खर्च 4.43 से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया? 6%। 6% करने की बात करी है कि एजुकेशन पर कम से कम जीडीपी का 6% होना चाहिए, 6% होना चाहिए। और 2030 तक प्री प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक तक 100%, मतलब प्री प्राइमरी होगी, प्राइमरी जान गए क्या? प्री प्राइमरी का मतलब है जो प्रेप एजुकेशन होती है, एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी। उच्चतर का मतलब हो गया 12वीं तक। 100% की शिक्षा का लक्ष्य है, और उस शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये तो दोस्तों मैंने लक्ष्य बता दिया। बोलो शिक्षा पर हम जीडीपी का कितना परसेंट पैसा खर्च करेंगे? बोलो तो 6%। कितना? 6%। और प्री प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक तक हम कितना? 100% एडमिशन ले जाएंगे, 100% एडमिशन ले जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है क्या? और उस शिक्षा में हम प्रवेश दर कितनी ले जाएंगे? बोलो तो उस शिक्षा में हम प्रवेश दर 50% ले जाएंगे। क्या है? 50% ले जाएंगे। ये टोटल की टोटल आपका कॉन्सेप्ट आ गया। अब आइए, अब इसमें देखो क्या क्या बात कह रहे हैं, वो पहले विशेषता है, मैंने अभी भी बताया। अब कंपेयर करके जोड़ोगे, ध्यान दीजिएगा, कंपेयर करके जब तक नहीं जोड़ोगे ना तब तक आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया। कौन सा मंत्रालय कर दिया? शिक्षा मंत्रालय, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। एजुकेशन, मानव संसाधन मंत्रालय को कौन सा कर दिया भाई? एजुकेशन मंत्रालय कर दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया। एजुकेशन मंत्रालय 1947 से 85 तक रहा है, 47 से 85 तक रहा है। एजुकेशन मंत्रालय कब से कब तक रहा? 1947 से 85 तक। बाद में ये मानव संसाधन मंत्रालय बन गया और 85 से 2020 तक बन गया। और मैंने कहा अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मानव संसाधन मंत्रालय के स्थान पे, बोलो मानव संसाधन मंत्रालय के स्थान पे, ध्यान दीजिएगा, मानव संसाधन मंत्रालय के स्थान पे कौन सा हो गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। वापस कौन सी होगी? एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई। क्लियर है क्या? तो मैंने क्या बोला?
मानव संसाधन मंत्रालय का नाम क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। शिक्षा मंत्रालय 1947 से 85 तक रहा है। मानव संसाधन मंत्रालय 85 के बाद 2020 तक रहा है, क्योंकि वर्तमान पॉलिसी कह रही है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम आजकल शिक्षा मंत्रालय कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर है। तो पहला शिक्षा मंत्री आपका कौन था, मौलाना अबुल कलाम था। मौलाना अबुल कलाम, और 11 नवंबर को उनके नाम से हम शिक्षा दिवस मनाते हैं। वर्तमान शिक्षा मंत्री आपके रमेश पोखरियाल हैं, जो 2020 में बने, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ, अब दूसरा पॉइंट था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब पिछला वाला आपका पढ़ा नहीं होगा ना, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की बात किसने कही थी, बोलो? राधा कृष्ण ने कही थी। किसने कही थी? राधा कृष्ण आयोग ने। हमारा पहला उच्च शिक्षा पर आयोग कौन सा आया था? राधा कृष्ण आयोग आया था। कौन सा? राधा कृष्ण आयोग आया था। बिल्कुल क्लियर है। अब राधा कृष्ण आयोग आया था तो उन्होंने कहा था यूजीसी की स्थापना करो, विश्वविद्यालय को कंट्रोल करने के लिए यूजीसी की स्थापना करो। तो 1956 में हमारे यहाँ पे यूजीसी बना था। 1956 में यूजीसी बना था। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी होती है। एनसीटी आप जानेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। जो आप बीएड वगैरह करते हो, जो भी बीएड एमएड करते हो, उसका जो कंट्रोल करने वाली संस्था है वो एनसीटी है। तो ये कह रहा है यूजीसी को भी बंद कर दो और करंट भी क्या कर दो, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद भी बंद कर दो। इन दोनों को समाप्त करके इनके स्थान पे एक संस्था बनाओ, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक आयोग। ये क्या कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय आयोग भी बंद कर दो और विश्वविद्यालय आयोग के बाद आप राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भी बंद कर दो और उनके स्थान पे राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक आयोग बनाओ। क्या बनाओ? उच्च शिक्षा नियामक आयोग बनाओ। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद के स्थान पे आप क्या बनाओ? बोलो, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक आयोग बनाओ। बिल्कुल क्लियर है। अब आपके बात आ रही है। देखिए, एक मिनट वो बोलूंगा। धर्मेंद्र सेन क्या करें? गुरुदेव, करंट अफेयर की क्लास पर डेट और मेंशन। अब देखो मेरी बात सुनो, एक तुम डेट मेंशन कर दिया करो भैया, ऊपर कर दिया कि डेट लगा दिया करो, नहीं डालते? अरे ऊपर, हाँ डेट कर देंगे। अब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, मैंने आपको कहा कि मैं जो भी बात करूंगा ना आपको, आप बीच में थोड़ा मत बोलो प्लीज। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्लास क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। आप जो भी मेरे से बात करना चाहो मैं लास्ट के 10 मिनट दूंगा, उसमें ही बात करो, नहीं तो तारतम्य टूटता है। आप इस बीच में, तभी तो मैं लाइव करता नहीं। लाइव में अब तारतम्य क्या होता है, टूटता है। लास्ट के 10 मिनट में अपन बात कर लेंगे, तो जिससे आपको मजा आएगा क्लास का। हर चीज पूछो ना वहां पे। अब देखिए, स्कूलों में आ गया, स्कूलों में बोलो क्लियर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी को समाप्त करके और इसके स्थान पर राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन बनाओ। बिल्कुल क्लियर है। और स्कूलों में वही याद करते जाओ, पुरानी वाली व्यवस्था। मैंने क्या बोला? 10+2+3 वाली व्यवस्था थी ना, 10+2+3 वाली व्यवस्था किसने कही थी? कोठारी ने। और पिछली शिक्षा नीति कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें वही प्रावधान था। अब इसने क्या कहा है? 10+2 वाली व्यवस्था को समाप्त करके अब हम करेंगे 5-3-3-4। 5-3-3-4 बिल्कुल क्लियर है। अब 5-3-3-4 व्यवस्था करेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है 5 क्या होगा? तो 5 में पहला स्टेज होगा, फाउंडेशन स्टेज होगा 5 वर्ष का, जो बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। पहला स्टेज 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज होगा, जिसमें 3 वर्ष तो प्री प्राइमरी के, प्री प्राइमरी समझ गए होंगे आप, एलकेजी यूकेजी नर्सरी वगैरह जो होती है वो प्री प्राइमरी, और 2 वर्ष है ना पहली दूसरी के होंगे। कौन से होंगे? पहली दूसरी के 2 वर्ष होंगे। तो मैंने क्या बोला? बोलो, पहले 5 वर्ष में अब जो व्यवस्था 10+2+3 वाली कौन सी बना दी? बोलिए। 10+2+3 वाली व्यवस्था को बना दिया 5-3-3-4 बना दिया। बिल्कुल, पहले 5 वर्ष में आपका फाउंडेशन मजबूत करा जाएगा बच्चे का, जिसको बाल वाटिका के नाम से जानते हैं। और फाउंडेशन में प्री प्राइमरी के 3 वर्ष होंगे और कक्षा पहली और दूसरी होगी। पहली और कौन सी होगी? दूसरी। तो 5 वर्ष ये होंगे। अब द्वितीय स्टेज में 3 वर्ष का होगा, इसमें 3 से 5वीं कक्षा आएगी, 3 से 5वीं। सेकेंड स्टेज
थर्ड स्टेज में मिडिल स्टेज होगा, इसमें 3 वर्ष आएंगे, इसमें 6 से 8 होगा। और सुनो, 6 वर्ष से कौन सा शुरू हो जाएगा? देखिए, 6 से बच्चों को व्यावसायिक और कौशल शिक्षा पर बल दिया जाएगा। व्यावसायिक और कौशल शिक्षा पर बल दिया जाएगा तथा स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? इंटर्नशिप, मतलब उसका प्रैक्टिकल वगैरह कराया जाएगा। अब ये गांधी की बुनियादी शिक्षा आ गई कि रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा नहीं हो जो बेरोजगार करे। तो ये करे 6ठी से ही हम बच्चे को कोई न कोई हुनर सिखाएंगे, हुनर सिखाएंगे, रोजगार परक शिक्षा देंगे। तो ये 6ठी से 8वीं तक होगी। 4th स्टेज आ गया 9 से 12, 9 से 12। अब ये 9 से 12 में क्या कर रहा है कि यहां से पहले वो कह रहे हैं, कोठारी जी कह रहे हैं कि 10वीं के बाद ही विषय का चयन होगा। यहां पे 4th स्टेज में 4 वर्ष में 9 से 12 हो गई, तो यहां पे कह रहे हैं 9 से विषय चयन की आजादी होगी। 9वीं से विषय चयन करना पड़ेगा आपको, 9वीं से विषय चयन करना पड़ेगा। छात्र को गणित साइंस के साथ फैशन डिजाइन की पढ़ाने की भी क्या होगी? आजादी। बोलो, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 9th 10th में गणित लेते हो। अब गणित वाला, गणित और साइंस मतलब मैथ्स और साइंस लेता है ना, वो बंदा क्या होता है? क्रिटिकल, न तो सोशल साइंस के सब्जेक्ट से अपना संबंध रखता है, न कोई आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट से कोई महत्व रखता है। तो ये कह रहा है इसको मशीन से हम मानव बढ़ाएंगे, मशीन से मानव बढ़ाएंगे तो वो कोई भी सोशल सब्जेक्ट ले सकता है, कोई भी क्रिएटिव सब्जेक्ट ले सकता है, जैसे फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ सकता है, कोई सोशल सब्जेक्ट भी ले सकता है। ठीक है, अब आइए, तो थोड़ा एक मैं वापस बोल रहा हूं, आपको फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दें क्लास पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप आगे पूछते रहते हो ये करोगे वो करोगे, एक बार ध्यान तो दो। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि जो आपका इंटरव्यू तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, हर एग्जाम में आएगा। आप सुनने की कोशिश तो करो थोड़ी, परंतु तो आप तो वो चीजें चलते रहते हो, कोई न कोई चीजें आपके दिमाग में चलती रहती है। मैंने क्या बोला? 4th स्टेज आ गई। 4th स्टेज में क्या बोल रहा है? बोलिए। तो 4th स्टेज में ये बोल रहा है 9 से 12वीं तक आपको विषय लेना होगा। अब विषय आप लोगे तो साइंस का, मैथ्स वाला जो व्यक्ति स्टूडेंट है उसको कोई भी अन्य विषय भी ले सकता है। जैसे साथ में फैशन डिजाइनिंग, सोशल साइंस का विषय कुछ भी ले सकता है, पेंटिंग वगैरह ले सकता है, जिससे वो मशीन से मानव की ओर जा सके। तो ये टोटल आपके 4 स्टेज हो गई। मैंने क्या बोला? बोलो। पहले 10+2+2 वाली व्यवस्था थी, अब ये कह रहा है कि 5 में आधारभूत होगा आपका प्रेप से लेकर के 2री क्लास तक। बाद में 3 वर्ष आपके कौन से होंगे? 5वीं क्लास तक। बाद में 3 वर्ष कौन से होंगे? 8वीं क्लास तक। 8वीं क्लास वाले में आपको कौशल शिक्षा दी जाएगी, और बाद में 4 वर्ष आपके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले सब्जेक्ट चयन का 9वीं में ही करना पड़ेगा आपको, और 9वीं में सब्जेक्ट करके चयन उसके साथ साइंस वाले कौन सा सोशल साइंस के सब्जेक्ट भी ले सकेंगे। ठीक है, ये टोटल आपकी बात हो गई। तो ये व्यवस्था ही आ गई। अब कहता कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। मातृभाषा में पढ़ाई होगी। मातृभाषा यानी लोकल लैंग्वेज जो भी आपकी है, मातृभाषा में पढ़ाई होगी। जहां तक संभव हो सके 8वीं तक भी मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। मातृभाषा का मतलब आपका हो गया मैकाले शिक्षा से विरुद्ध। मैकाले शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा की बात कर रहा है। यह कह रहा है अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन बेसिक में आपकी मातृभाषा भी होनी चाहिए, जिससे हमारा मातृभाषा, जैसे आज के चंद्र में एक प्रॉब्लम आने लगी है, इंग्लिश मीडियम में टोटल इंग्लिश होता है तो बच्चों की हिंदी वगैरह कमजोर होने लगी। तो वो हिंदी कमजोर होने से वो हमारे से अलग जा रहे हैं और वो मैकाले की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब आइए, विद्यार्थियों को स्कूल में सभी स्तरों पर उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अधिकार दिया जाएगा, और संस्कृत को, और त्रिभाषा सूत्र में भी यह विकल्प उपलब्ध होगा। त्रिभाषा सूत्र जान गए होंगे। पहली भाषा जो हमारी मातृभाषा होगी, जैसे राजस्थान में मातृभाषा कौन सी होगी? बोलो, हिंदी होगी मान लो। दूसरी भाषा आपकी कौन सी होगी? कनेक्टिव लैंग्वेज अंग्रेजी होगी, तो दूसरी कनेक्टिव। तो तीसरी जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी? संस्कृत। तो आप रीट वगैरह कुछ भी देते हो तो 3 पेपर आपके आते हैं, और 3 चीजें पूछते हैं, हिंदी पूछ रहा है, संस्कृत पूछ रहा है, अंग्रेजी पूछ रहा है, ऐसे त्रिभाषा सूत्र में भी एक विकल्प होगा। अतः किसी विद्यार्थी को ऊपर भाषा थोपी नहीं जाएगी, लेना चाहे तो ले सकता है। भारत के अन्य पारंपरिक भाषाओं सहित विकल्प भी उपलब्ध होंगे, यानी वो इनमें से कोई पारंपरिक भाषा और भी ले सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के पहल पर 6 से 8 तक के बालक के लिए किसी समय भारत की भाषाओं पर आनंद, मतलब भारत की कोई भी भाषा पे कोई भी प्रोजेक्ट है ना, उस पर आप भाग ले सकेंगे। और सुन लो, विदेशी भाषा का भी अवसर है। कोरियाई, थाई,
फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर। अब ये क्यों किया गया सुन लो। एक तो हमारी मातृभाषा से हम जुड़े रहे, बाद में भारत की अन्य भाषाओं से हम जुड़े रहे, बाद में आपका आज का जमाना वैश्वीकरण का आ गया तो आप विश्व की भाषा भी पढ़ सकते हैं। अब ये भाषाओं के बारे में बात होगी। परीक्षाओं के बारे में देखिए, परीक्षा कक्षा 3, 5 और 8वीं में भी परीक्षा होगी। जो आपके पहले 3 में, 5 में, 8 में परीक्षाएं बंद कर दी थी ना, जो आपका राइट टू एजुकेशन में 3, 5 और 8 में परीक्षाएं बंद कर दी थी, वो करे परीक्षा बंद होगी। जबकि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा क्या होगी? आसान होगी। मतलब बोर्ड की परीक्षा क्या होगी? आसान होगी। मतलब तीसरी, 5वीं, 8वीं की परीक्षा भी होगी और 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आसान होगी। वर्ष में 2 बार परीक्षा का आयोजन होगा, 2 बार। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों भागों में होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव भी होगा, जो ऑब्जेक्टिव आपके माइक्रो स्टडी के लिए काम आता है और सब्जेक्टिव आपके मैक्रो स्टडी के लिए काम आएगा। और इनका मुख्य बल ज्ञान परीक्षण पर होगा। रटंत की प्रवृत्ति क्या करेंगे? समाप्त। मैंने अभी भी बोला, अगर आपको ज्ञान परीक्षण पर बल दिया तो इस क्लास में इंटरेस्ट होता, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, फैक्ट पूछे जाते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आता। मुख्य बल ज्ञान परीक्षण पर होगा और बोर्ड परीक्षाओं में प्रैक्टिकल के मॉडल तैयार होंगे, प्रैक्टिकल पर बल दिया जाएगा। आ गया। अब बालकों के परफॉर्मेंस का कैसे आकलन होगा? तो बालकों के परफॉर्मेंस का स्वयं छात्र द्वारा आकलन होगा, हो गया। दूसरा सहपाठी के द्वारा आकलन होगा। तीसरा शिक्षक के द्वारा आकलन होगा। कोई भी बालक का आप आकलन करते हो तो एक ही एंगल से नहीं होना चाहिए, खुद स्वयं छात्र के द्वारा, उसके दूसरे सहपाठी के द्वारा भी, और तीसरा टीचर के द्वारा, जिससे किसी भी प्रकार के आकलन में कोई कोताही न हो। एक संस्था बनाई परख, नेशनल असेसमेंट सेंटर। नेशनल असेसमेंट सेंटर बालकों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण किया जाएगा कि उसमें लर्निंग प्रोसेस कितनी है और वो किस तरफ जाना चाहता है, किस तरफ जाना चाहता है। तो ये असेसमेंट उसका समय समय पर किया जाएगा, जिसका नाम रखा परख। और 10वीं बात है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में देखिए क्या कर रहा है, बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट बोल रहा है। ये क्या कर रहा है कि पढ़ाई को बीच में छोड़ने पर साल खराब नहीं होगा। जैसे आपने फर्स्ट ईयर कर लिया और फिर कोई काम से आपको 2 वर्ष, मतलब घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और आप 2-3 साल पढ़ाई नहीं करी तो आपकी वो फर्स्ट ईयर भी गई। तो कहता है ऐसा नहीं होगा, आपका कोई साल खराब नहीं होगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर किया तो 1 वर्ष में आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर आपने 2 वर्ष किए तो 2 वर्ष का आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा और 3 से वो डिग्री करी तो आपको डिग्री दे ही दी जाएगी। और 100 छात्रों को 4 वर्ष में डिग्री दी जाएगी, BA MA, मतलब जो भी डिग्री है वो 4 वर्ष में दी जाएगी। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, बीच में पढ़ाई छोड़ रहा है तो उसकी साल खराब नहीं होगी। कोई भी साल है, जैसे 1 वर्ष किया तो सर्टिफिकेट दे देंगे, 2 वर्ष किया तो डिप्लोमा कर देंगे, 3 से 4 वर्ष किया तो डिग्री दे देंगे। ठीक है। और आइए, और 100 छात्रों को 4 वर्ष में डिग्री देंगे। ठीक है। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स होगा। 5 साल का संयुक्त, वो जैसे आजकल होता है ना भाई, 3 साल तो हमें BA वगैरह में लगती है और पोस्ट ग्रेजुएट में हमें 2 लगती है, तो टोटल हमें 5 लगती है ना। तो 5 साल का मास्टर ग्रेजुएट कोर्स होगा। MPhil को खत्म कर दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स में 1 वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ने का वक्त भी होगा। 1 वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ सकते हो तो आप बता दो। नेशनल मैटरिंग प्लान के जरिए शिक्षकों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। बीएड अब 3 से 4, बीएड 4 वर्ष का होगा। बीएड कितने वर्ष का होगा? 4 वर्ष ये बीएड, क्योंकि ये क्या कर है कि जब टीचर का बेसिक अच्छा होगा तो ही स्टूडेंट का होगा। तो 4 वर्ष ये बीएड 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। मतलब 2030 से एकदम शुरू हो जाएगा कि भाई 4 वर्ष ये जो बीएड करेगा ना वो ही एजुकेशन में काबिल है, नहीं तो नहीं है। आगे आप मतलब 4 वर्षीय बीएड समझ तो गए क्या आप? जैसे आजकल हो रहा है ना, ग्रेजुएशन के साथ ही आपका बीएड हो रहा है। ग्रेजुएशन के साथ ही क्या हो रहा है? बीएड। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बीएड उसी में शामिल हो जाएगा। तो 4 वर्षीय बीएड, लेकिन ये 2030 से डिग्री शुरू होगी। पेशेवर मानकों की समीक्षा और संशोधन 2030 में होगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में, मतलब जो टीचर्स वगैरह हैं, कोई भी हैं, उनकी जो समीक्षा की जाएगी वो 2030 में की जाएगी, वो लायक हैं या नहीं, और फिर 10-10 साल में उनका समीक्षा की जाएगी।
शिक्षकों को प्रभावकारी और पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती करना पड़ेगा। भर्ती मतलब करनी पड़ेगी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है ना, वो क्या होगी, पारदर्शी होगी और एक प्रभावकारी होगी। ऐसे इसलिए कह रहे ना, शिक्षकों की जो अभी जो आपने सुना होगा 2020 की आई है, 2020 का जो कॉन्सेप्ट आया है कि उसमें 4 स्टेप होंगे कि आपका पहले इंटरव्यू भी लिया जाएगा, उनका प्रैक्टिकल भी होगा, ऐसे करके पदोन्नति योग्यता आधारित होगी, कई स्रोतों से आकलन किया जाएगा। ऐसे नहीं जैसे हमारे यहाँ पे आज पदोन्नति कौन सी होती है, 9, 18, 27। 9, 18, 27 का मतलब 9 वर्ष में पहली पदोन्नति होगी, 18 में दूसरी होगी और 27 में तीसरी होगी। आपका चाहे काम किसी प्रकार का हो, लेकिन अब जो है आपके काम पर होगा। नई नीति में एमफिल खत्म कर रहे हैं। अब छात्र स्नातक और प्रास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, मतलब बीच में वो जरूरी नहीं है। उच्च शिक्षा नियामकीय आयोग विश्वविद्यालय कॉलेजों को रिकॉर्ड रेगुलेट करेगा और कॉलेजों को स्वायत्तता देकर के 15 वर्ष में विश्वविद्यालय से संबंध प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मतलब अब यूजीसी नहीं होगा, उसकी जगह उच्च शिक्षा नियामकीय आयोग होगा और 15 वर्ष तक तो कंट्रोल करेंगे, बाद में उन कॉलेजों को खुला छोड़ देंगे कि आप अपने हिसाब से इसको चलाओ। डीम्ड विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन सभी के नियम क्या होंगे, समान। मतलब जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपका कौन सा अलग से कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी चल रहा है, निजी चल रहा है, सबके नियम क्या होंगे, समान। ठीक है। उच्च शिक्षण संस्थानों में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, मतलब पूरी उच्च शिक्षण संस्थानों में चाहे नेस एनएलयू में एडमिशन लो, जैसे नीट वगैरह का एग्जाम होता है ना, वैसे एडमिशन के लिए एग्जाम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसका एग्जाम कराएगी, लेकिन यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा, वो चाहे तो वैसे भी ले सकता है। उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन स्वतः मंजूरी मिलेगी। मौजूद इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा। स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए एक तंत्र बनेगा और एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी होगा। रिसर्च फाउंडेशन मतलब समझ गए, सभी तरह की वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए क्या होगा, रिसर्च फाउंडेशन होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुशैक बनाया जाएगा। बहुशैक मतलब वही मल्टीपल एजुकेशन, और 2030 तक हर जिले और उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगी। ठीक है। अगली बात आई है, तो ये टोटल आपकी बात आपको दी है, बाकी नॉर्मल चीजें हैं, कला संगीत और ये सब नॉर्मल चीजें दी हैं। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा मैंने बताया है। तो आज की क्लास हमने एजुकेशन पॉलिसी पे दी है। इसकी नोट्स मैं यूट्यूब उस पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और ये आपके हर एग्जाम में बहुउपयोगी है, चाहे वो आरएस हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे आपका कॉलेज हो, चाहे आपका स्कूल व्याख्याता हो, और चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, पटवार, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इसको जरूर पढ़ें, आपके इंटरव्यू तक आपको काम आएगा। और ये हमने समय समय पर हम मुद्दों को करंट वाली क्लास में बताते रहेंगे, जिससे आपके काम आए। जो भी मुद्दे बीच बीच में आ रहे हैं वो काम की चीज है, तो ये आपके हर जगह काम आएगी। बिल्कुल क्लियर है। इसके टेलीग्राम पे हम नोट्स डाल देंगे, तो आप ले लेना, इसके नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। बाकी नोट्स आपको ऐप पर ही उपलब्ध होंगे। और अब जो भी पूछना चाहे, कुछ लोग पूछ रहे थे जिला दर्शन की क्लास होगी क्या, तो जिला दर्शन की अपनी जगह होगी, करंट की भी अपनी जगह चल रही है। करंट का ही ये मुद्दा है, वो हम लाए हैं, क्योंकि ये करंट में एक क्वेश्चन आया था कि एजुकेशन पॉलिसी को मतलब 12 सदस्यीय समिति इंप्लीमेंट्स करेगी, जो कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी। ठीक है। नरेंद्र मीना सर, सेकंड ग्रेड की भर्ती खत्म हो गई क्या, हो जाएगी? नहीं, अभी सारी चीजें आएंगी। परशुराम, एक बार तो सारी चीजें आएंगी आपके लिए। बबलेश कुमार, गुड मॉर्निंग। रंजीत सिंह, सर इसका पीडीएफ डाल दीजिएगा। बिल्कुल डाल रहे हैं इसका। अंशी, अभय कुमार, बबलेश धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। एनसीईआरटी, कुसुम परेटा, सर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास सर, नेट में भी आती है। बिल्कुल आती है, सब में बताया मैंने, सब में इंपॉर्टेंट। मैं बहादुर सिंह कांवट, थैंक यू। और मुकेश मीना, बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम परेटा, थैंक यू। राकेश सर, सेकंड ग्रेड टीचर की जगह कब आएगी? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो केवल कोरोना है। पहले रीट निपटेगी, उसके बाद ही होगा। नरेश रेसवाल, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अशोक कुमार मीना, नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपका 9:05 पर हम जिला दर्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके नोट्स आप ले लीजिएगा, दोनों जगह ऐप पर भी डालेंगे और उस पर यूट्यूब कौन सा टेलीग्राम पर भी हम डाल देंगे। रोशन लाल, सर आपके हिसाब से ऑफलाइन कोचिंग आपकी कब स्टार्ट होगी? मेरे हिसाब से देखो जुलाई जून तो जाएगा पक्का, जून तो पक्का जाएगा, ये मान लो। गीता, बहुत 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 अच्छी है क्लास। सुगन, थैंक यू।
सर ये कल की क्लास है क्या? कल मैंने आपको कहा डाल देते हैं, हर चीज बार बार बतानी पड़ती है। कल डेट में प्रॉब्लम हो रही थी और इसलिए क्लास ऑफ हो गई थी, हमने स्टार्ट की लेकिन नेट में प्रॉब्लम की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाए, तो कल की क्लास नहीं हुई थी। तेजवर सिंह थैंक, अभय कुमार थैंक यू, विजय राज सर कॉलेज लेक्चर कब होगी? मैंने कहा अभी आपका कुछ भी नहीं है, आपको कोई भी, सरकार को भी पता नहीं है, सारी चीजें इस पर ही फोकस है केवल, एक क्वालिटी प्रोडक्ट। सर जी आपका कोचिंग से एड्रेस बताइए। इसमें एड्रेस है आरुषि चौधरी थैंक यू, नवीन चौधरी थैंक यू, JRF सर NF कब सब तक लागू हो जाएगी? अच्छा ये अभी वो कलेक्टर्स को समिति वगैरह का दी है, उसके बाद आएगी इसकी, अभी कब 21-22 में लागू हो। पृथ्वीराज बीना थैंक यू, दिलीप थैंक यू, रितु शर्मा लाइक एंड बिल्कुल शेयर करें। गीता ऐप से कब तक निकाल PDF सॉफ्ट कॉपी जल्दी। साहिल मेहरा सर आप अभी RS पोस्टेड, अभी मेरा ऑडिट में पोस्टिंग है यहीं पर सहकार भवन। चंद्रा सुथार जय श्री कृष्णा, JRF इशिता कब लागू होगी? मतलब ये 3 वर्ष का टाइम होता है, तो 3 वर्ष में कब भी लागू कर देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपका 9:05-7 पर हम जिला दर्शन के लिए आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन।